नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और नई क्लास के साथ। और आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन में है मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। तो शैशवावस्था की बात कर रहे हैं तो बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं मूल प्रवृत्ति पर आधारित। अगर एक बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो वो कैसे जाहिर करेगा? रोकर, चिल्लाकर। अगर एक बच्चा खुश है तो वो उसे हंसकर जाहिर करेगा, यानी कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित हो गए क्या उसके क्रियाकलाप। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, या फिर किशोर अवस्था में। तो देखिए, स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है? जब एक बालक स्वयं की क्या करता है? खुशी की चिंता करता है। जब एक बालक को स्वयं की खुशी की चिंता होती है, ये कौन सी अवस्था होती है? स्व केंद्रित अवस्था होती है। और ये होती है 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था। 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को हम स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। तो आंसर रहेगा बी। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन में है किशोर अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर शैशवावस्था से। तो देखिए, एक बालक जो है अपने साथी बालकों के साथ क्या करता है? समूह में रहना पसंद करता है, टोली में रहना पसंद करता है। समूह का क्या होता है? एक समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। सक्रिय सदस्य बन जाता है किस अवस्था में? तो ये अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। आंसर रहेगा सी। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, या फिर गैंग एज कहेंगे। तो आंसर हमारा रहेगा सी, उत्तर बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा परवर्ती बाल्यावस्था? इसको हम क्या कह सकते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। इसको हम कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था। और ये जो अवस्था होती है 9 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक की ये अवस्था होती है कौन सी? परवर्ती बाल्य अवस्था। इस बालक में क्या होता है? बालक का जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। जबकि मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। कैसी गति? तीव्र गति। इस अवस्था में 9 से 12 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें क्या होता है? शारीरिक विकास जो है धीमा पड़ जाता है, मंद हो जाता है। मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। तो ये कौन सी अवस्था है? 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। आंसर रहेगा डी। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, यानी कि एक बचपन की जो आधुनिक दृष्टिकोण की मान्यता है वो क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो देखिए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, तो ये तो रहेगा गलत। क्योंकि बच्चों में जो है बड़ों की तुलना में, जो बड़े हैं उनमें जो क्या होता है, बच्चों की तुलना में सोचने की, समझने की जो है क्षमता ज्यादा होती है। बच्चे जो है बड़ों की तरीके से नहीं सोच सकते, तो ये तो गलत रहेगा।
बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। कैसे माना जाएगा बच्चों को वयस्कों की तुलना में सबसे अच्छा? क्योंकि बच्चे इतना सोच ही नहीं सकते जितना जिस प्रकार से एक वयस्क व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति सोच सकता है, तो ये भी गलत रहेगा। बचपन आधारित रूप से क्या मतलब हो सकता है कि ये एक प्रतीक्षा की अवधि है। कैसी प्रतीक्षा? प्रौढ़ होने की प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि बचपन क्या है, अपने आप में ही एक अनमोल समय होता है, तो ये भी गलत रहेगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, तो ये आंसर रहेगा हमारा डी। बचपन क्या है? वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। बचपन में बालक का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और एक सकारात्मक रूप में जो है बचपन में विकास होता है, तो आंसर रहेगा डी। बचपन में ही बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास बहुत ही तीव्र गति से और अच्छे तरीके से होता है, तो इसलिए आंसर हमारा डी रहेगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या है? एक अनूठी अवधि है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन में है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या फिर बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। व्यक्तिगत रूप में पूछा है, तो देखिए शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, सही तो है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में पूछा है तो यहाँ पर ये रहेगा गलत। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में ऐसा ही बताया गया है, ये भी गलत रहेगा। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ये भी सही नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से पूछा है तो आंसर रहेगा डी, क्योंकि विकास की दर सभी में क्या होती है? भिन्न होती है। प्रत्येक बच्चे में जो है विकास की दर कैसी होती है? भिन्न होती है। उसकी सीखने की क्षमता, रुचि, बुद्धि, प्रत्येक बालक में सीखने की क्षमता, उसकी रुचि, उसकी बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं, तो आंसर हमारा रहेगा इसका डी। नेक्स्ट, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से क्या करता है? चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु कंधे, गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन में है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरणीय रहता है, अलग अलग लोगों में विकास के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी सही है कि विकास क्रमिक प्रकार से होता है, निरंतर होता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है उसके अनुसार ये सही नहीं है आंसर। तो देखिए आंसर हमारा रहेगा विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण, यानी कि जब बच्चा छोटा था तो चिल्लाकर अपने जो है संवेग व्यक्त कर रहा था, गुस्सा आया तो क्या किया? चिल्लाया। लेकिन बाद में जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अपने तनाव को चिल्लाकर व्यक्त नहीं किया। क्या किया? कंधे, गर्दन की पेशियां तन गई, यानी कि अपने संवेग को दूसरे तरीके से प्रकट करना सीख गया, विभेद करना सीख गया कि किस प्रकार के संवेग को किसके सामने किस प्रकार से प्रकट करना है। एकीकरण विकास का सिद्धांत, यानी कि एक बालक के जो मानसिक भावनाएं हैं और शारीरिक जो गतिविधियां होती है, जैसे कि कंधे, गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है, उनमें क्या है? उनमें तालमेल अच्छा हो रहा है,
यानी कि बच्चे को गुस्सा आया तो वह चिल्लाया नहीं, क्या हुआ, कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन गई। यानी कि उसकी भावनाएं किसके द्वारा प्रकट हुई, शरीर के द्वारा उसकी भावनाएं जो है प्रकट हुई। तो आंसर रहेगा डी, विभेद एकीकरण विकास के लक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कि 3 इसमें बाल विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, एक नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही है, विकास एक क्रम में होता है। एक बालक सबसे पहले अपने सर पर, गर्दन पर कंट्रोल करता है, उसके बाद धड़ पर कंट्रोल करता है और बैठना सीख जाता है। उसके बाद अपने पैरों पर कंट्रोल करना सीखता है, धीरे धीरे रेंग कर चलेगा और उसके बाद खड़ा होना सीख जाएगा, उसके बाद दौड़ना चलना सीखेगा। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विकास के सभी क्षेत्र, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। तो विकास के सभी क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये भी सही रहेगा। सभी विकास परिपक्वता यानी कि परिपक्वन तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल सही। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है और वो अपने जीवन में जो जो अनुभव महसूस करता है, विकास किसका परिणाम है, तो परिपक्वता तथा अनुभव का परिणाम है। तो ये भी सही रहेगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से होते, तो बिल्कुल नहीं, एक समान गति नहीं होती। हमने बात की है कि अधिगम की भी अगर बात करें तो अधिगम जो होता है प्रत्येक बालक भिन्न प्रकार से करता है, उसकी सीखने की क्षमता, प्रत्येक बालक जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, उसकी सीखने की जो क्षमता होती है, क्षमता अलग होती है, रुचि भी अलग होती है। तो क्या होता है, प्रत्येक बालक में सीखने की जो क्षमता है, अधिगम करने की क्षमता है, वो भी क्या होगी, समान नहीं होगी, भिन्न गति से होगी। विकास में भी अगर हम बात करें, जैसे आप देखेंगे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में हम बात कर चुके हैं कि शारीरिक विकास, शारीरिक विकास कैसे हो जाता है, मंद हो जाता है, जबकि जबकि मानसिक, संवेगात्मक जो विकास है वो कैसे, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तो विकास भी जो है एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसकी गति भी क्या होती है, भिन्न होती है। तो आंसर रहेगा डी। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो देखिए, ऑप्शन में है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो ये तो एक जैसे ही हो गए, साधारण से आसान की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बढ़ता है, जटिल और कठिन एक ही बात है। तो विकास कैसे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास का सिर पदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। कौन सा सिद्धांत, सिर पदामुख दिशा सिद्धांत। ऑप्शन में सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो देखिए, सिर इसमें ही आपको देखने को मिल रहा है। तो विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। हम बात कर चुके हैं, एक जो बालक होता है सबसे पहले अपने सर पर, गर्दन पर कंट्रोल करता है, उसके बाद धड़ पर कंट्रोल करता है और क्या, बैठना सीख जाता है, बैठना सीखता है। उसके बाद
अपने पैर पर कंट्रोल करता है और क्या सीखता है, खड़ा होना सीख जाता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो विकास कैसे होता है, सर से लेकर पैर की ओर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो देखिए, वृद्धि और विकास की बात हो रही है, 3 यानी कि इससे संबंधित है, 1 संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो देखिए, निरंतरता के सिद्धांत की हम बात कर चुके हैं। विकास जो है क्या होता है, वृद्धि विकास का ही एक भाग होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं विकास क्या होता है, निरंतर चलने वाला होता है, जीवन पर्यंत चलने वाला होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो ये सही रहेगा। वर्ग समन्वय का सिद्धांत, तो देखिए विकास के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, विभिन्न पहलू होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनमें क्या होता है, समन्वय होता है। तो ये भी सही रहेगा। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न होता है और उनमें विकास की जो दर होती है, जो गति होती है, वो भी क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये भी सही रहेगा। वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आंसर हमारा रहेगा इसमें बी। नेक्स्ट, ह्यूमन पर्सनैलिटी के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो देखिए, व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात हो रही है, किसने दिया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। इसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। पहली अवस्था थी मुख्य अवस्था, दूसरी अवस्था थी गुदीय अवस्था और तीसरी अवस्था थी लिंग विधान अवस्था, लिंग विधान अवस्था। चौथी अवस्था जो थी वो थी अप्रत्यक्ष अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था। और 5वीं थी जनेंद्रिय, या फिर इसको हम कह सकते हैं व्यसंधि अवस्था, व्यसंधि अवस्था, या फिर इस अवस्था का एक नाम और है जनेंद्रिय अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं किसने बताई थी मनोलैंगिक विकास की, सिगमंड फ्राइड ने। कौन सी, मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, लिंग विधान अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था, जनेंद्रिय या फिर व्यसंधि अवस्था। तो आंसर हमारा रहेगा डी। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि 3 विकास के सिद्धांत है, एक इसमें से नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो देखिए, समान प्रतिमान का विकास का सिद्धांत होता है, यानी कि एक प्रजाति के सभी जीवों का जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत तो विकास का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के जो सभी पहलू है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सभी क्षेत्र जुड़े होते हैं, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास कैसे होता है, निरंतर होता है, लगातार होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है क्या विकास। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो ये गलत हो जाएगा, ये कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। ये तीनों ही विकास के सिद्धांत है, नहीं है पूछा था तो आंसर रहेगा हमारा ए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन में है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है क्या विकास। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास है अंतः क्रिया का सिद्धांत, और ये क्या कहता है कि विकास क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। तो ये तो गलत हो जाएगा, इसके अनुसार तो विकास क्या है, वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम है। एकीकरण क्या कहता है कि विकास कैसे होता है,
पूर्ण से अंगों की ओर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंतः संबंध का सिद्धांत क्या होता है कि सभी क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं विकास के शारीरिक क्षेत्र की, मानसिक क्षेत्र की, संवेगात्मक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। इसके अनुसार क्या होता है कि विकास के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतः संबंध होता है, जिसका परिणाम क्या होता है, विकास होता है। तो आंसर हमारा इसमें रहेगा बी, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास जो है चलता रहता है, निरंतर चलता है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है क्या, विकास। तो आंसर हमारा इसमें रहेगा बी। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। तो देखिए आज का हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।